नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर देखा जाता था जब एक व्यक्ति की संपत्ति पर कोई बाहरी व्यक्ति आकर संपत्ति पर कब्जा जमा लेता था और 12 सालों तक लगातार कब्जा कर लेने के बाद उस पर मालिकाना हक पाने के लिए दावा डाल देता था। अब ऐसी स्थिति में जो संपत्ति का मालिक था उसका कहना होता था कि जमीन भी मेरी, पैसा भी मैंने इन्वेस्ट किया, कोर्ट भी मैं जाऊंगा और सारा का सारा पैसा भी मेरा लगेगा, तो ऐसी स्थिति में जमीन खरीदने में मुझे क्या फायदा हुआ। अब दोस्तों, मैं यहां पर आपके लिए एक बेहद बड़ी जजमेंट लाया हूं, जहां पर अगर आप कोर्ट केस में जाकर डिक्लेरेशन का दावा करने वाले थे, जहां पर आपको एक भारी भरकम कोर्ट फीस देनी होती है, तो उस चीज से अब आपको यहां पर छुटकारा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ऐसी टेक्निक पता लगेगी जिसके माध्यम से आप अपनी संपत्ति से कब्जा भी वापस पाएंगे और कम खर्चा करके आप अपना कोर्ट केस भी बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। अब पूरी की पूरी टेक्निक्स और यहां पर समझने के लिए कि आपको क्या करना है, वीडियो को यहां से बड़ी ध्यान से आप लोगों को देखना होगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रतिकूल कब्जा कानून कहते किसको हैं। वैसे तो 99% ऑडियंस इस बात को जानती है कि प्रतिकूल कब्जा कानून होता क्या है, पर फिर भी वीडियो की टेक्निकलिटीज को देखते हुए आपको एक एक चीज क्लियर करनी अनिवार्य है। देखिए, अगर आप लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 27 पर देखें तो वो बात करता है कि अगर एक संपत्ति का असल मालिक है और उसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने पोजेशन कर लिया, तो अगर वो अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा वापस पाना चाह रहा है तो उसके पास एक लिमिटेड समय होता है। उस लिमिटेड समय के भीतर उसको कोर्ट में दावा डालना होता है। अगर वो उस लिमिटेड समय के निकल जाने के बाद कोई एक्शन करता है तो यह माना जाएगा कि वो समय सीमा से बाढ़ हो चुका है, यानी कि उसकी समय सीमा वहां पर खत्म हो चुकी है। और समय सीमा कितनी होगी, उसके लिए आपको इसी लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 64, आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट पर देखना होगा, जो बात करता है कि 12 सालों की एक समय सीमा दी गई। इन 12 सालों के भीतर ही कोई लीगल एक्शन लेना होता है और 12 साल निकल जाने के बाद संपत्ति का मालिक प्रॉपर्टी पर कब्जा वापस नहीं पा सकता, क्योंकि जो कब्जेदार है वो एडवर्स पोजेशन लॉ के तहत संपत्ति पर मालिकाना हक पा लेता है। इसी पूरे के पूरे कंसेप्ट को बोला जाता है एडवर्स पोजेशन लॉ, जिसे हिंदी में प्रतिकूल कब्जा कानून भी बोलते हैं। अब दोस्तों, इसी के तहत अगर आप सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखें तो वो बात करता है डिक्लेरेशन सूट के बारे में, यानी कि अगर एक व्यक्ति कोर्ट का सहारा लेकर अपना किसी संपत्ति पर कोई राइट, टाइटल या कोई स्टेटस डिक्लेयर करना चाहता है, जब उसको इस चीज का खतरा है कि कोई दूसरी पार्टी उसका इस अधिकार को इंकार कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अपने पक्ष में कोई स्टेटस, राइट या टाइटल डिक्लेयर करा देता है। और वो किस धारा के तहत होता है? सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। जब आप लोगों ने कभी सुना होगा कि किसी संपत्ति पर मालिकाना को लेकर विवाद चल रहा है, टाइटल सूट डाला गया है, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट डाला गया है, वो यही सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता है दोस्तों। ना, अब देखा यह जाता था कि जब कभी भी संपत्ति के असल मालिक को कोर्ट में जाकर कब्जा खाली कराना होता था तो 12 सालों के बाद वो एक डिक्लेरेशन सूट डालता था। उसी के अंदर सूट फॉर पोजेशन और कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ मांगते हुए परमानेंट इंजंक्शन की मांग कर लेता था। अब दिक्कत यह आती थी मालिक को कि जब यह डिक्लेरेशन का दावा कोर्ट में डाला जाता था तो ऐसी स्थिति में एक भारी भरकम कोर्ट फीस देनी होती थी, क्योंकि अगर आप लोग भी अपने वकील साहब से पता करेंगे तो कोर्ट फीस डिक्लेरेशन सूट में ज्यादा ही होती है। अब एक संपत्ति का असल मालिक उठकर परेशान हो जाता था कि भाई प्रॉपर्टी भी मेरी, कब्जा भी किसी और का,
कोर्ट में भी मैं जा रहा हूं और खर्चा भी मेरा हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में संपत्ति का मालिक वहां पर बेबस हो जाता था। अब यहां पर मैं एक बड़ी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मालिकाना हक को लेकर वाद विवाद नहीं है तो जो संपत्ति का असल मालिक है उसको हर बार डिक्लेरेशन का दावा डालना जरूरी नहीं है, क्योंकि डिक्लेरेशन का दावा जब डाला जाता है जब कोई मालिकाना हक को लेकर वाद विवाद हो, और अगर दूसरी पार्टी केवल कब्जे के आधार पर खुद को मालिक बता रही है तो वहां पर यह माना जाएगा कि मालिकाना हक तो क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में हर बार डिक्लेरेशन का दावा डालना जरूरी नहीं होगा, यानी कि जो आप भारी भरकम कोर्ट फीस देने वाले थे उससे अब आपको राहत मिल जाएगी। पर कुछ कंडीशंस ध्यान देनी होंगी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर आप केस टाइटल देखिएगा ताकि इस जजमेंट का इस्तेमाल आप अपने केस में रेफरेंस के तौर पर कर सकें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा यहां पर श्री के एम कृष्णा रेड्डी जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस श्री विनोद रेड्डी एंड अनदर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 4471 ऑफ 2010 और डेट ऑफ जजमेंट है इसकी 6 अक्टूबर साल 2023, यानी कि बिल्कुल पिछले महीने की 6 महीने की अंदर की एक जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ताकि आप लोग कब्जाधारी के खिलाफ इस जजमेंट का इस्तेमाल करके कम खर्चे में अपनी संपत्ति वापस पा सके। अब सबसे पहले केस के फैक्ट्स आपको पता होने अनिवार्य है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर यहां पर परमानेंट इंजंक्शन का दावा डाला गया है। प्लेंटिफ का कहना है कि यह प्रॉपर्टी बंटवारा होने के बाद मेरे हिस्से में आ गई थी, हमने एक बंटवारा कर लिया था, फैमिली सेटलमेंट कर लिया था, और जब यह बंटवारा होने के बाद मेरे पास आ गई तो इस संपत्ति पर मेरा अधिकार होना चाहिए और मैं परमानेंट इंजंक्शन के तहत इस संपत्ति पर आजीवन बने रहने के लिए यह दावा डाल रहा हूं। नाउ प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट का कहना है कि भाई मैं इस संपत्ति पर अपनी फैमिली के साथ साल 1978 से रह रहा हूं, तो उस आधार से देखें तो मेरा यहां पर प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत मालिकाना हक बनता है और अब प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ इस संपत्ति को नहीं पा सकता। अब प्लेंटिफ ने यहां पर केस के अंदर अमेंडमेंट करके डिक्लेरेशन का दावा डाला है। देखिए, शुरू में परमानेंट इंजंक्शन था, डिक्लेरेशन नहीं था, बाद में प्लेंटिफ ने अमेंडमेंट करके उसके अंदर डिक्लेरेशन डाला, जहां पर डिफेंडेंट ने बदले में काउंटर क्लेम डालकर यह बोला कि यह जो अमेंडमेंट है किसी भी काम की नहीं है क्योंकि मेरा प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत मालिकाना हक बन रहा है और यहां पर प्लेंटिफ का क्लेम अब एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए। अब ट्रायल कोर्ट ने यहां पर क्या करा, प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत डिफेंडेंट के पक्ष में फैसला दे दिया और जो प्लेंटिफ का क्लेम था उसको डिसमिस कर दिया। नाउ यह मैटर आगे अब अपील होकर अपीलियंट कोर्ट के सामने पहुंचा और अपीलियंट कोर्ट ने यहां पर प्रतिकूल कब्जाधारी के पक्ष में फैसला नहीं दिया बल्कि यह पाया कि जो यहां पर संपत्ति का मालिक है उसी का वहां पर अधिकार होना चाहिए। नाउ यह मैटर अब आगे अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां पर देखा कि जो डिक्लेरेशन का दावा अमेंडमेंट के तौर पर बाद में डाला गया है वो तो समय सीमा के बाहर है और अगर वो समय सीमा के बाहर है, लिमिटेशन टाइम के बाहर है, तो उसकी तो सुनवाई नहीं होनी चाहिए, वो तो टाइम लिमिटेशन से बाहर हो गया। तो इसी चीज को देखते हुए यहां पर उस केस को आगे एक्सेप्ट नहीं किया गया। नाउ जो प्रॉपर्टी का असल मालिक था, जो ओनर था, वो यहां से परेशान है क्योंकि उसका डिक्लेरेशन का दावा खत्म हो चुका है, कब्जाधारी हाई कोर्ट में भी अपने फेवर में फैसला ले चुका है। अब यह मैटर आगे चलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि क्या हर सिचुएशन में डिक्लेरेशन का दावा डालना अनिवार्य है, जबकि यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि प्लेंटिफ ही संपत्ति का मालिक है, यानी कि उसका टाइटल ऑलरेडी क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बड़ी जजमेंट का रेफरेंस दिया है। डिस्प्ले पर दिखाकर पहले मैं वो जजमेंट आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि इस जजमेंट में आखिरकार कहा क्या गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा अंतुला सुधाकर वर्सेस पी बिचू रेड्डी डिकीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर। साल 2008 की जजमेंट है, साइटेशन नंबर है 4 SCC 594। देखिएगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर कोई भी कंटेंशन नहीं है, कोई भी विवाद नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में केवल परमानेंट इंजंक्शन जो दावा डाला गया टाइटल होने की वजह से वो तो एक्सेप्टेड होना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन में जो अपोजिट पार्टी है वो केवल एडवर्स पोजेशन का दावा डाल रही है, तो इससे यह देखा जाता है कि टाइटल को लेकर तो कोई विवाद ही नहीं है, कब्जे को लेकर और कब्जा वापस पाने को लेकर विवाद है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्लेंटिफ है, यानी कि जो दावा डाल रहा है, उसको स्पेसिफिकली डिक्लेरेशन का दावा डालना हर सिचुएशन में अनिवार्य नहीं है, वो इसी प्रकार से केवल परमानेंट इंजंक्शन का दावा वहां पर डाल सकता है। यह किस चीज में बोला गया है?
अंतुला सुधाकर पी बुची रेड्डी जजमेंट में कहा गया, जिसका रेफरेंस मैंने अब आपको दिया। अब इस जजमेंट का रेफरेंस देकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, ये मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, अब डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस थे अभय एस ओका एंड ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि अगर केवल एक सूट डाला गया है परमानेंट इंजंक्शन का जो टाइटल क्लियर होने के बेस पर है और अपोजिट पार्टी प्रतिकूल कब्जे का दावा डाल रही है, तो यहां पर हम ये बात कह ही नहीं सकते कि प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो डिस्प्यूटेड है। तो प्लेंटिफ को यहां पर डिक्लेरेशन का दावा डालना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि वहां पर कोई टाइटल डिस्प्यूटेड है ही नहीं। तो यहां पर साफ कहा गया है, देखिए लास्ट लाइन, कि अपीलियंट टू क्लेम डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो अपीलियंट है वो वहां पर डिक्लेरेशन का दावा डालकर ओनरशिप अपनी क्लेम करे, यानी कि केवल परमानेंट इंजंक्शन के बिहाफ से ही वो अपना दावा वहां पर कोर्ट में डाल सकता है। बस उसको इतना दिखाना है कि जिस समय उसने सूट ये कोर्ट में डाला है उस समय से वो प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी के पोजेशन में है तभी तो वो परमानेंट इंजंक्शन मांगेगा। अगर वो प्रॉपर्टी के पोजेशन में नहीं है तो पहले तो वो पोजेशन मांगेगा सूट फॉर पोजेशन से, उसके अंदर एडिशनल रिलीफ मांगेगा परमानेंट इंजंक्शन। ये टेक्निकलिटीज होती है जो ध्यान देनी अनिवार्य होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर कर दिया कि ऐसी सिचुएशन में डिक्लेरेशन का दावा डालना अनिवार्य नहीं है। तो संपत्ति के मालिक के लिए यहां पर एक बड़ी जीत हुई, जहां पर अगर अब वो कोर्ट में जाते भी हैं तो इस प्रकार की टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखते हुए कम पैसा लगाकर अपना दावा डालकर अपनी संपत्ति वापस पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।